लाइन बाय लाइन हर एक जितना है इसमें का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सब समझेगा, ठीक है, याद करेगा। इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि चैप्टर का तुम्हारा जो क्लास 10th का चैप्टर का वही हूबहू रहेगा, ठीक है। हिस्ट्री का इन्हें कि हम अलग से नहीं दिए, जितना है सब इंपॉर्टेंट है, कोई अलग से नहीं मिलेगा, ठीक है। चैप्टर 3 का जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का जितना भी जैसे एक्सरसाइज हम लोग पढ़ लिए, तो एक्सरसाइज जैसे पढ़े उसका हूबहू एमसीक्यू एकदम इसी से रिलेटेड मिलेगा। हमने बताया था कि जो हम जहां से क्वेश्चन लिए हैं जिससे उससे हूबहू हमेशा लड़ा हुआ है, हमेशा मैच भी किया, ऐसा नहीं कि कोई एग्जाम में अलग आ जाए, अलग कोई नहीं आया है। हूबहू सबका जितना मैंने पढ़ाया सब हमेशा मैच भी किया है, इस बार भी मैच करेगा, इतना हम गारंटी दे रहे हैं। तो देख लेना इसमें जितना क्वेश्चन आएगा उसमें से हूबहू कोई ना कोई 2 3 4 5 या लड़ ही जाएगा। उसी प्रकार से संस्कृत में भी देखना हम ट्राई करवाएंगे तो लोग संस्कृत में भी बहुत सारा क्वेश्चन लड़ेगा हूबहू। ये ऐसा नहीं कि इसी में तुम पहले भी कोई प्रीवियस ईयर का कोई एग्जाम दिया हो, देखा होगा क्वेश्चन बैंक या कोई भी क्वेश्चन बनाया होगा तो उसमें ट्राई कर लेना ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो ध्यान से समझेगा सब, लाइन बाय लाइन हर एक सभी क्वेश्चन एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बढ़िया से सब पढ़ेगा पहले। क्या है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते थे? किस महादेश के अंतर्गत आता है? यूरोप महादेश के। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे यूरोप के बारे में पढ़े थे, तो कितने महादेश टोटल? 7 महादेश। 7 में कौन है? एक यूरोप है। यूरोप में ही इटली और जर्मनी अभी वर्तमान वही प्रेजेंट का ही बात कर रहे हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो इटली और जर्मनी, इटली का एकीकरण पढ़े थे, जर्मनी का एकीकरण पढ़े थे, फ्रांस का एकीकरण पढ़े थे, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले थे अभी भारत का, ठीक है। तो यही सब जितना पढ़े थे तो वही पूछ रहा था कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आने वाले हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत। किस महादेश के अंतर्गत? यूरोप महादेश के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्या है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः व्यवस्था वियना कांग्रेस के द्वारा, याद रखेगा ये शासन वंश, किस शासन वंश, फ्रांस में, कौन से देश में? फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः व्यवस्था वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो याद करो बार बार, कौन? बुर्गो राजवंश। कौन था? बुर्गो राजवंश था जिसके पुनः व्यवस्था की गई थी फिर से, कहां पर? फ्रांस में। किसके द्वारा की गई थी? तो वियना कांग्रेस के द्वारा। मैंने बताया था कि वियना कांग्रेस एक वहां की क्या है, फ्रांस की संस्था है जिसके द्वारा एक संस्था का स्थापना किया गया था जिसे हम क्या कहते हैं, वो बुर्गो राजवंश था वहां पर। कहां पर? फ्रांस में। एक ऐसा शासन व्यवस्था चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को सभी को याद करते चलेगा, कोई भूलेगा नहीं, ठीक है। दोबारा भी पूछा जा सकता है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि मेदिनी का संबंध किस संगठन से था? मेदिनी का संबंध किस संगठन से था? तो किस संगठन से था? क्या? कार्बोनरी। किस संगठन से था? कार्बोनरी। यानी एक संस्था थी, कार्बोनरी क्या थी? संस्था थी, गुप्त संगठन था। क्या था बाबू? गुप्त संगठन था। जैसे वहां पर जो भी लोग रहते थे उनको पता करने के लिए एक संगठन बनाया गया था, गुप्त संगठन, जिसका नाम क्या था? कार्बोनरी। जिसका ये क्या था? संगठन उससे रिलेटेड था, उससे संबंधित था, क्योंकि मेजनी को बहुत उन चीजों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि ऑस्ट्रिया उसका क्या कर रहा था, बार बार विरोध कर रहा था। किसका? इटली का। और वहां पर जो अन्य सभी देश है उन सभी का विरोध कर रहा था, जिसके चलते एक संस्था का स्थापना किया गया था। और उस संस्था के स्थापना में उस संबंधित जो रिलेटेड था तो कौन था? कार्बोनरी एक संस्था थी, जो कि क्या थी? ये गुप्त संगठन था। कैसा संगठन था बाबू? गुप्त संगठन, ठीक है। नेक्स्ट अगला है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में किसके विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में के लिए विरुद्ध कौन था? एंड इटली और जर्मनी था, उसके विरोध में कौन खड़ा हुआ था? तो कौन सा देश खड़ा हुआ था बाबू? ऑस्ट्रिया। इटली और जर्मनी के विरोध में कौन खड़ा हुआ था? इटली और जर्मनी के विरोध में कौन था? ऑस्ट्रिया था। ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी जस्ट पढ़ा है कि इटली और जर्मनी के विरोध में कौन खड़ा रहता था? हमेशा ऑस्ट्रिया खड़ा रहता था, ठीक है। नेक्स्ट अगला, तुम सब भी उधर से अपना आवाज देते रहो, जो जिसको पता है हम पढ़ लेने के बाद, क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद आशा से आप सब भी जवाब दोगे। इसलिए जवाब देना सबको जरूरी है कि इससे पता चलेगा कि आप कितना याद है, ठीक है। आप लोग को पढ़ाया गया टॉपिक तो ध्यान में है कि नहीं है, तो ये ध्यान में रखेंगे ऑलरेडी। अगला क्या है? काउंट काबूर। क्या नाम है इसका? काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? बताओ। इसके द्वारा जब ये व्यक्ति 3-4 लोग मिले थे, मेजनी था, काउंट काबूर था, बिस्मार्क था, विक्टर एमेनुअल थे और
ये गैरिबाल्डी, ये सभी मिले थे। तो इनमें से जब वहां शासक बनाया गया था तब काउंट काबूर के द्वारा विक्टर एमेनुअल को एक पद दिया गया था, एक पद दिया गया था। तो वो किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री। किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आया है। इस बार भी 2025 में जो एग्जाम हुआ, 24 वाला जो 25 में एग्जाम हुआ, उसमें भी ये सवाल आया था कि विक्टर एमेनुअल ने, सॉरी, काउंट काबूर ने विक्टर एमेनुअल को किस पद पर नियुक्त किया था? तो किस पद पर नियुक्त किया था बाबू? प्रधानमंत्री। क्लियर है, ध्यान रहेगा हमेशा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, हर एक बच्चों के मुंह पर इसका आंसर रहता है, हर एक बच्चों के, ठीक है। तो पता कर लेना 10 क्लास के जितने बच्चे इस बार अपना एग्जाम देने वाले हैं, बच्चों के ये जान में रहता है, इसलिए सवाल रहता है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा है, हमेशा कभी ना कभी पूछिए देता है। तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था बाबू? तो नाविक था। क्या था? नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। चलो बहुत बढ़िया, आगे नेक्स्ट। हाँ देखिए, अभी सवाल हम लोग जस्ट अभी बोले थे, हम सब को हाईलाइट करने के लिए बोले थे, ये सब सवाल को बोले थे ना कि जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट। आप ध्यान रखेंगे, आपको यही ध्यान रखना है कि आप सभी ऑप्शन, ये कोई जरूरी नहीं है कि सब ऑप्शन पढ़ें, ये लाइन बैलेंस सभी ऑप्शन पढ़े। मैथ में क्या होता है तो उसमें सॉल्यूशन करना होता है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड एक होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड में वैल्यू रख करके ट्राई कर लेते, लेकिन ये है एसएसटी। तो ये बताइए, एसएसटी में 2 आंसर नहीं ना होगा, 3 आंसर, एक ही आंसर होगा। तो हम आंसर, बहुत सारा ऑप्शन देखने के क्या मतलब बनता है? तो ऑप्शन देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, बस डायरेक्ट आपको मैंने बताया था कि जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया, तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, क्या? नेपोलियन बोनापार्ट, बस। अब ये नहीं कि ढेर बच्चा ट्राई करने लुई 18वीं, नेपोलियन थर्ड, बिस्मार्क, कहां से आ गया? आपको डायरेक्ट बताया गया है कि जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। आप डायरेक्ट इतना ही याद रखेंगे। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट, याद रहेगा ना, याद करना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बाबू? क्वेश्चन नंबर 8, जालवेरी एक संस्था थी। क्या थी बाबू? एक जालवेरी संस्था थी। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, जालवेरी एक संस्था थी, किसकी? व्यापारियों की। जालवेरी किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। जहां का वहां व्यापारी लोग थे बाबू, उन्हीं सभी के द्वारा, जहां के किसान, शिक्षक और छात्र द्वारा आंदोलन किया गया था, उसी समय एक संगठन बनाया गया था। तो जालवेरी एक संस्था थी कि किसकी? व्यापारियों की, ठीक है। आम मजदूर किसान लोग ही नहीं इसमें रहेंगे, योगदान करेंगे, तो उन्हीं के द्वारा ये सब संस्था बनाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, हाईलाइट किया कि रॉकथम लॉ, क्या बाबू? रॉकथम लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रॉकथम नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर ग, ऑप्शन नंबर ग, बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। तो ये एक नीति दिया था, रॉकथम लॉ की नीति किसके द्वारा दिया गया था? तो बिस्मार्क के द्वारा। सभी के बारे में मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ा है, हर एक टॉपिक जान रहे हैं, ठीक है। तो रॉकथम नीति का अवलंबन किसने किया, किसके द्वारा किया गया था? तो बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट अगला सवाल है बाबू, नेक्स्ट, फ्रैंकफर्ट की संधि याद पढ़िए। फ्रैंकफर्ट की संधि पढ़ाए थे, अभी जस्ट पढ़ाए। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि बार बार पूछता है, 1871 में। और इटली का एकीकरण, जर्मनी का कि इटली का? लास्ट में अभी क्या पढ़े थे हम लोग? इटली का एकीकरण 1871। और उसी प्रकार से फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? 10 मई 1871। याद पढ़िए, 10 मई 1871, याद रहेगा। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट, बहुत बार ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोप वासियों के लिए, कहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य विज्ञान, क्या बाबू? साहित्य विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? किस देश के लिए? यूनान। किस देश के लिए बाबू? यूनान के लिए। तो ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? किस देश के लिए? यूरोप वासी के लिए। यूरोप, अच्छा ये बताइए लास्ट में